नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चल लाइनें लिखी हैं मैंने जी जी पढ़िए। कि सुनो, कल वाले ग्रहण की रात में न जाने किस बात पे तुम्हारे लिए एक पैगाम लिखा। शब्दों से ज्यादा तुम्हारा नाम लिखा। शब्द होते हैं सिर्फ दिमाग में और तुम्हारा नाम सातवें आसमान पे। शब्द क्योंकि बिखर भी जाते हैं और बादल कभी कभी फट भी जाते हैं। कल वाले ग्रहण की रात में न जाने किस बात पे। अब सर, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है जी। तो भाजपा ने कल भी प्रशिक्षण दिया, आज भी दिया सुबेरे। मोदी जी सबसे पीछे बैठे थे, सारी गोदी मीडिया लावालोट थी। अब सर, बीजू जनता दल ने ऐलान कर दिया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वो भाग नहीं लेंगे। अब इसे एनडीए के लिए अच्छी खबर कहा जाए या बुरी खबर कहा जाए पता नहीं है। वैसे बीजू जनता दल के राज्यसभा में 6 सांसद हैं। 7। 7, हाँ। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता सस्मित पात्रा ने बताया है कि हम उसमें भाग नहीं लेंगे। अब सर, आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, आज वो हैं भी दिल्ली में इत्तेफाक से। अब लोगों की निगाह नहीं, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आप चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं कि हम वोटिंग में शामिल नहीं होंगे। अब वोटिंग में शामिल ना होना, किसको लाभ पहुंचाना, किसको नुकसान पहुंचाना, और क्या इसको बाइकाट ना माना जाए? हाँ, वो एनडीए के लिए ही फायदेमंद है। जितने एक तरीके से आप बाइकाट ही तो कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, फिर आप क्या आए वहाँ मिलने के लिए दिल्ली? आपका स्वास्थ्य अब इतना नहीं है। आप पिछले चुनाव में बताया गया कि बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक, क्योंकि ये तो परिवारवाद इनका बड़ा लंबा चल रहा है ना, बड़े लंबे पीरियड से बाप बेटे वही हुकूमत में है। उनके पिताजी भी रहे। हाँ, लंबे समय तक। हाँ, लंबे समय तक रहे। तो अब ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश में? अब एक चीज, आप एक बड़ी पार्टी हो के एक स्टेट की हुकूमत में है, वहाँ आप क्यों नहीं चुनाव में शामिल हो गए? अजीब बात है। गुड़ा भाग करने आए हैं दिल्ली। नहीं तो अब उनके पास शासन सत्ता भी उड़ीसा में नहीं है, दूसरा भाग तो ये कहिए कि हाँ, डर है केंद्र सरकार से कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब तो बीजेपी ने अपनी पार्टी के लिए इनके खिलाफ बहुत कुछ बोला था। हाँ, कि इनकी तबीयत नहीं सही है। हाँ, और नहीं मतलब वो इनकी हुकूमत कोई और चला रहा है। मोदी जी नहीं सीधे परोक्ष रूप से कहा। प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर है, कोई और है इनके आगे, वो चला रहा है। कोई आईएएस ऑफिसर था जिसके लिए कहा जाता था, इनके बड़े खास थे। हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे हुआ, लेकिन ये हुआ कि बाद में इन्होंने उसके एनालिसिस की कि जब पत्रिका वो आई सत्ता में, बीजेपी केंद्र में, तो उसने इनके खिलाफ कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया है। साइलेंट मोड पर रही वो। इसीलिए अब ये चाहते हैं कि हम भी साइलेंट मोड पर आए, ताकि बीजेपी को अगर मतलब कहीं पर वो होगी। अच्छा, अगर ये बीजेपी को देंगे तो फायदा होगा ना, नहीं भी देंगे तब भी बीजेपी को ही फायदा होगा, उतने माइनस हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा। अब एक चीज और देखने वाली होगी सर, आज बहुत लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे कोई बड़ी खबर नहीं है मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन क्रॉस वोटिंग करता है, चाहे वो 10 ही वोट करे, ये बहुत बड़ी खबर होगी। दूसरा, कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है जगदीप धनखड़ साहब आज शाम तक कुछ बोले। नहीं, देखिए उनको तो इतना कमजोर कर दिया, इतना मतलब वो खौफजदा नजर आ रहे हैं तब से। नजर आ रहा है क्या मतलब उनकी खामोशी ने ये संदेश दे दिया कि वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के कुछ है। हाँ, चुप्पी साधे है, अपना नफा नुकसान समझ करके। नहीं तो इतना बोलने वाला आदमी राज्यसभा में किसी को बोलने न दे, बात बात पर टोका टाकी करे, और सत्ता पक्ष के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए चेयर से उन्होंने वो करे। तो आप वो उनकी इतनी मतलब तो नहीं समझी जा रही, लेकिन बहरहाल गॉड नोज बेटर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब ये धनखड़ साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वही जाने। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है सर जी, द हिंदू में है और इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। वैसे बेसिकली कर्नाटक की एक विधानसभा है अलंद, वहाँ एक बड़ा मजेदार मामला है। हुआ क्या है, वहां से एक पाटिल साहब कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे और 2018 का चुनाव वो बीजेपी के हाथों हार गए। जब हार गए तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपना सोचा कि चलो भाई, और हारे कितने वोट से, महज 600-700 वोट से हारे।
तो जब हार गए तो फिर 2023 का चुनाव आने लगा, तो उन्होंने क्या किया, वहां की वोटर लिस्ट निकलवाई वही, और जबकि उनके अच्छा खासा समर्थक वहां है। तो जब उन्होंने लिस्ट निकलवाई तो सरसरी तौर पर उसमें देखा उन्होंने, जब लिस्ट निकाली गई, कि एक बड़ा घपला था उसमें। अब वो घपला जो था सर, वो था ये कि 6018 वोट ऐसे थे जिन्हें काट दिया गया था, और वो वोटर थे वहीं रह रहे थे, और वो सब कांग्रेस के सपोर्टर थे। तो उन्होंने इसकी शिकायत बीएलओ से की। तो जो बीएलओ थी उनका नाम था ममता देवी। तो उन्होंने सरसरी तौर पे देखा और कहा कि, जब देखा तो उसमें एक मजेदार बात और निकली। ममता देवी जो थी बीएलओ, उनके सगे भाई का भी नाम कटा हुआ था, जो वहीं रहते थे, उनसे कुछ दिन पहले ही मिलके आई थी। अच्छा। अब उनका माथा ठनका कि उनके भाई का नाम कटा है। उन्होंने फिर सब चेक किया तो 6018 वोट में से महज 24 लोग ऐसे मिले जो वास्तव में छोड़ के चले गए थे, या जो मतलब मात्र 24 लोग। अब उन्होंने जब चेक किया कि ये बीएलओ मैं हूं, मेरे पास फॉर्म 7 आना चाहिए, मेरे पास फॉर्म 7 आया नहीं, बिना फॉर्म 7 भरे आप किसी का नाम काट नहीं सकते हैं, तो ये नाम कटे कैसे। तो पता चला कि चुनाव आयोग का एक ऐप है गरुड़, ये गरुड़ ऐप से सारे नाम काटे गए। ऐप तो अधिकृत है ना? हाँ, अधिकृत ऐप है चुनाव आयोग का ये। तो जब गरुड़ ऐप के बारे में पता किया गया तो फिर पाटिल साहब ने, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने सरकार में शिकायत की। सरकार ने एक सीआईडी जांच बैठा दी। जब सीआईडी ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता ये चला कि ये जितने 6018 नाम काटे गए हैं, ये 2 स्टेट से काटे गए, एक महाराष्ट्र और एक आंध्र प्रदेश। अब और माथा ठनका कि जो आदमी यहाँ का नागरिक नहीं है वो कटवा रहा है नाम। फिर जब सीआईडी ने और जांच की तो पता चला कि ये जो जिन नंबरों से ये गरुड़ ऐप यूज किया जा रहा है वो सब गरीबों के हैं, अशिक्षितों के हैं। अब और सीआईडी का माथा ठनका, तो उसने वहां के चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो कर्नाटक के हैं, जो कान में तेल डाल के बैठे थे, उनसे कहा कि भाई हम जांच पड़ताल किए हैं, ये चीज निकला है, आप हमें कोऑपरेट कीजिए, हमको जो ये कॉन्टेक्ट नंबर है इनका हमें डेटा दीजिए, लोकेशन दीजिए, जिससे हम पता कर पाए ये कहाँ मूव कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि चुनाव आयोग कान में तेल डाल के बैठा, उसने कुछ नहीं दिया आज तक। क्या कहेंगे सर इस पे? अब देखिए ये बहुत बड़ा फ्रॉड है सर। हाँ, नहीं, एक चीज अजीब गरीब है कि हम आपकी पीठ पीछे आपका नाम कटवाने के लिए अप्लाई कर दें, तो वो ऐप कैसे एक्सेप्ट करता है? अगर मान लीजिए एक्सेप्ट कर रहा है तो सत्यापन कैसे होता है उसका? तो सीआईडी मांग रहा है डेटा, तो ये सत्यापन किए बगैर ना, तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग की मिली भगत है। हाँ, इसका मतलब है किसी को जिताने के लिए सारी साजिशें रची जाती है कि इतना वोट अगर माइनस हो जाएगा तो हार जाएंगे। 10,000 वोट से जीते पाटिल साहब 2023 का चुनाव, बीजेपी हारी। तो ये तो स्पष्ट संकेत है इस बात का कि कहीं ना कहीं जो है, जैसे हम वही बात कह रहे हैं ना कि मेरा वोट आप अप्लाई कर दिए कि साहब हम यहाँ नहीं रहते, हमारा नाम हटा दिया जाए, तो उसका कोई सत्यापन करना हो, या उसमें हमारी कोई ऐसी आइडेंटिटी होगी जिससे वो आयोग जान लेगा कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन ने ही किया है, जिसका है उसी ने किया है। वो तो सब गरीब थे जिनका नंबर यूज किया गया, सब गरीबों का कर दिया गया, बीएलओ के भाई तक का कट गया। बताइए अब सर, जापान के बीएलओ ने बिहार में एसआईआर में ये बात कही कि हमने आपकी दस्तखत भी कर दिया है, फार्म में भर दिया है, उसने एक्सेप्ट किया, कैमरा का ये कहा कि एक महीने में हम इतनी जल्दी इतना सब कहाँ कर लेंगे, लाखों लोगों का, हजारों लोग। आज अभी आएंगे उस पर भी, चुनाव आयोग का मामला था। अब सर, जापान के प्रधानमंत्री इस बार शिगेरू, आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, दोनों सदनों में उन्होंने विश्वास खो दिया था। अभी मोदी जी पिछले दिनों जब जापान गए थे, उनसे मिल के आए थे, डील उल करके आए थे। अब भगवान जाने उस डील का क्या होगा, भगवान ही मालिक है। अब सर, एक छोटा सा मामला है, इसको शॉर्ट में ही लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही तेलंगाना, देखिए शिगेरू जी के इस्तीफे से ये नसीहत ली जानी चाहिए कि उन्होंने जो वादा किया था महंगाई का और उसका कई चीजों का, वो विकास का काम उन्होंने कराया नहीं, तो जब वो उसके आलोचना के शिकार होने लगे तो उन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, देखिए इसको कहते हैं नैतिकता। राजनीतिक धनुकाई का भी आरोप तो होगा ही, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, वरना आदमी सही काम ना करे।
वादा करे कुछ और करे कुछ। आज अच्छे दिन आएंगे, 14-15 लाख खाते में आएगा, पता नहीं क्या होगा। फिर तो खैर जो भी उनको खौफ रहा होगा इसके बाद कि हम पकड़े जाएं, नहीं, अपने यहाँ वाले को खौफ नहीं है। वो तो बताया है कि मैं फकीर आदमी, झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। हाँ तो शरीफ आदमी है वो। अब सर, सुप्रीम कोर्ट में आज एक मामला लगा था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ मानहानि का मामला था, भाजपा ने किया था। तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, और सीधे सीधे कहा कि भैया, बड़ी भयानक टिप्पणी की कि आप लोगों को मोटी चमड़ी वाला बनना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा, इस तरह से कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बनाना सही नहीं है। अगर आप नेता है तो आपकी चमड़ी भी मोटी होनी चाहिए। सीजीआई BR गवई की वाली बेंच थी ये सर, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही। कोर्ट ने ये कहा कि आज आप जो है राजनीति करते हैं और उसके बाद जब मामला फंसता है, नहीं जीत पाते अपने मुद्दे को लेकर के, तो आप कोर्ट का रुख करते हैं। अब कोर्ट उसमें जो है वो राजनीतिक लड़ाई में क्यों शामिल हो भाई? आप तब कानून का सहारा लेने लगते हैं। देखिए, तमिलनाडु में गवर्नर ने वो रोका विधेयक मंजूरी को, गया था, लंबा टाइम लगने लगा। वो जेन्युइन माना गया कि साहब हमको राहत दिलाई जाए कि ये जो है वो अब कहाँ जाए कहने कि वो हमारा विधेयक लौटा नहीं रहे हैं। तो उस पर कोर्ट ने जेन्युइन समझा और सुनवाई की। अब हर मामला लेके आप कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो कोर्ट ने जो मोटी चमड़ी वाली बात कही है वो इसीलिए कही कि आज आप लोग जो है मोटी चमड़ी के हो गए हैं, आपको कोई वो नहीं लगता कि हर मामले में उठाए कोर्ट चले आते हैं। हाँ, वो एक भाषण दिया था उन्होंने चुनाव दौरान कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। अब सर, आज कल चुनाव हुई है उपराष्ट्रपति का, तो आज महापोल भी हुआ संसद में, और शाम को इंडिया गठबंधन के मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिनर पार्टी भी दी है शाम को। नहीं, वो शायद मेरा ख्याल है कि शायद वो वापस ले ली पंजाब के उसको देखते हुए, त्रासदी को। लेकिन बैठक करेंगे, डिनर का शायद वो कर दिया, विड्रा कर लिया है। जो मैंने दिन में खबर में सुना था कि खड़गे ने ये कहा था, लेकिन अभी उनको ये लगा है कि पंजाब के हालात पंजाब की स्थिति बहुत खराब, और मोदी जी बिल्कुल अभी तक पा नहीं बोले हैं वहाँ। देखिए, कल मतलब मैं इसको कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को वो कितने संवेदनशील हैं। सोनू सूद ने बहुत मदद की है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़ा शो आता है टीवी पर, उसमें सलमान खान उसको होस्ट करते हैं। मैं शो का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने उसमें देखा कि सलमान खान ने सारे एक्टरों से ये बात कही। एक उसमें पंजाब के थे, तो उनको उनका आप पंजाब से हैं, और जो राज्य पूरे देश को लंगर खिला करके ये साबित करता है कि हम जो है लोगों की मदद में सबसे आगे रहे हैं, आज उसे मदद की दरकार है। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हमसे जो हो। तो मैंने जो सुना तो मेरी आग भर आई वही कि सलमान खान ने एक, देखिए, मनोरंजन के दौरान, शो के दौरान एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया देश को दिया। एक संस्था भी चलाते हैं, बीइंग ह्यूमन करके। कई मुस्लिम संस्थानों ने भी दिया है सर, जमीयत उलेमा हिंद ने दिया है। तो उनका नाम नहीं लिया जाता है ना, वहाँ तो बहुत करते हैं। कई मुस्लिम संस्थानों ने दिया है, और मुस्लिम मजलिस है, लोगों ने दिया है, बहुत मदद कर रहे हैं। अब सर, एक बड़ा आप मदद की बात कर रहे हैं। अभी जब इससे लोग निकले थे कावड़िए और वो बाढ़ में, त्रासदी में, तो लोगों ने मस्जिद में कहा रोक खाना खिलाया, उनकी मदद की। कुंभ में हमने देखा बहुत सारे मस्जिदों में, मदरसों में व्यवस्था की सहारा दिया। अब वो सियासत अलग है कि नहीं, वही कह रहे हैं कि हम यहाँ हिंदू मुसलमान पर नहीं कह रहे टिप्पणी, हम कह रहे हैं कि इंसान के काम आता है, ये देख के खुशी होती है, किसी धर्म का हो। वो तो धर्म का नाम वो लोग ले लेते हैं जिनको ये लड़ाने में मजा आता है। तो जब ये बात आई आपकी कि उन्होंने मुस्लिम मजलिस ने भी किया उनको, तो हमने कहा कि हाँ, उस नाम को कम लिया जाता है, मदद कर। हमारे इस्लाम में कहा गया कि इस हाथ से मदद करे तो उस हाथ को इत्तला ना हो, खबर ना हो, ऐसे छुप के मदद करो। अब एक बड़ी मजेदार खबर है महाराष्ट्र से। 13 पुलिस वाले वरिष्ठ निरीक्षक सहित महाराष्ट्र में सरकारी जो रेलवे पुलिस होती है, जीआरपी, इनके 13 महान भाव पिछले 5 महीने से यात्रियों से अवैध वसूली कर रहे थे। अब ये होता कहाँ था, जो लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं, जैसे मुंबई सेंट्रल, दादर, कुर्ला, बांद्रा टर्मिनल, बोरीवली, ठाणे, कल्याण और पनवेल, यहाँ पे गैंग बहुत सक्रिय रहता था। ये करते मान लीजिए बहुत लंबी दूरी से कोई ट्रेन चल रही है, दमन दीव से आ रही, कहीं से आ रही, गोरखपुर से आ रही, बिहार से आ रही है,
अब उसमें यात्री बक्सा उक्सा लेके चलते हैं, अगर वो गलती से कहीं नकदी ज्यादा रखे हैं, जेवर रखे हैं, या बहुत सारे लोग का होता क्या कि महाराष्ट्र में शराब महंगी है, तो जहाँ सस्ती है वहां से बोतल ले जाते हैं, तो ये जहाँ सीसीटीवी नहीं लगा होता था वहां ले जाते थे, सामान चेक करते थे, परेशान करते थे और कहते थे इसको प्रूफ करो कि ये तुम्हारा सामान है, नहीं तो तुमको सलाखों पीछे डाल देंगे। अब जो यात्री इतना लंबा सफर करके आया है वो भी सोचेगा कौन लबेड़े पुलिस के फंसे, तो ले दे के मामला सुलझ जाता था। तो राजस्थान का एक नागरिक था, उसने शिकायत कर दी थी। तो शिकायतकर्ता जो अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रहा था, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उसके बैग में रखे 31,000 रुपए में से कथित तौर पर 30,000 रुपए देने के लिए मजबूर किया गया। राजस्थान पहुंचने के बाद उसने FIR दर्ज की, अब निलंबित कर दिया गया है सबको। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ये तो जो पकड़ा गया तो चोर वाली बात हुई, ये हो ही रहा। मैंने यहाँ देखा था कानपुर में, तो कानपुर क्योंकि मंडी है, बहुत सारी बेल्ट की, इसकी छोटे छोटे सामानों की, बनियान की, अंडरवियर की, थोक में जो छोटे दुकानदार हैं बेचारे गांव देहात के, उसके छोटे कस्बों के लोग जो है रोज आते हैं, 2016 चल रहा है हफ्ते से, हाँ, बनियान और ये वो थोक में ले जाते हैं। तो वहाँ करते क्या है, GRP वाले और PF वाले आ करके स्टेशन प्लेटफॉर्म पर झोला खींच रहे हैं उसका, दिखाओ क्या है, दिखाओ क्या है। और सब मैं देखता था ये LC ट्रेन से लद करके लखनऊ आते थे और वहाँ से अपना बस से निकल जाते थे। सबसे तय था कि 20-20 रुपए, 2-2, जिसके पास जैसा क्या है, रसीद दिखाओ, रसीद दिखाओ। और पता चला कि वो बेचारा अंडरवियर बनियान यहाँ थोक में खरीद के जाके गाँव में बेचेगा। तो ये वसूली का पूरा मतलब पूरा ऑर्गेनाइज एक गैंग, संगठित गिरोह है पुलिस का। और बॉम्बे में तो ये बहुत बड़ा है कि आपको जब देखा बड़ी बड़ी अटैची बड़े बड़े वो लेके जा रहे हैं, तो सिपाही ने हल्के, जो पूरा गिरोह चल रहा था, रन कर रहा था, ये पूरा गिरोह 13 लोग, इसमें इंस्पेक्टर रैंक का आदमी, 1 सितंबर को 10,500 रुपए को वसूली कर लिया भाई। इंस्पेक्टर रैंक का आदमी उसमें है कि वो ले जाता है लोगों का जहाँ कैमरा नहीं होता है, लोगों को पता होता है वो जांच होगी, एक कमरे में ले जाते हैं, पुलिस कक्ष बना है वहाँ, फर्जी बनाए हुए हैं, वो कक्ष में ले जाते हैं, वहाँ उसके साथ सामान, उसमें जब मान लीजिए किसी को सिगरेट है, एक कोई सिंगापुर या कहाँ से आ रहा था, वहाँ लाइटर सस्ता था या क्या था, कुछ ऐसी ऐसी चीजें वो हर चीज को रख लेते हैं। भाई हम आप भी है कि चलो यार ये लखनऊ में ये चीज सस्ती मिल रही है, लाओ अपने दोस्तों के लिए 6 पर्स लेके रख लिया कि वहाँ बांट देंगे सबको। अब सर मेहुल चौकसी बेल्जियम में है, तो वहाँ से प्रत्यर्पण के लिए उनपे PNB का 12,000 करोड़ का घोटाले का मामला है। भारत सरकार ने बेल्जियम को एक लेटर दिया, ऐसी सुविधा अगर मिले तो हम जेल में ही रहना चाहेंगे कुल मिला के। इसीलिए हमने मुद्दा लिया कि उन्होंने कहा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, कि आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में उनको रखा जाएगा। जेल में सुविधाओं में मोटा काटन का गद्दा दिया जाएगा, तकिया दिया जाएगा, चादर दिया जाएगा, कंबल शामिल होगा, मेडिकल जरूरत पड़ने पर धातु या लकड़ी का बिस्तर भी दिया जाएगा। बड़ी मजेदार चीजें दी जाएंगी। अब उसमें है क्या, खाना बहुत बढ़िया दिया जाएगा, रोजाना खुली जगह पर व्यायाम की सुविधा होगी, स्नैक्स होगा, फल होगा, इंडोर बैडमिंटन, योग, 24 घंटे मेडिकल सुविधा, मेडिटेशन, लाइब्रेरी, पढ़ाई के लिए सामग्री भी मिलेगी, सब सुविधा मिलेगी। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये तो मेहमान वाली बात हो गई। ये मेहमान, ये तो आप किसी अभियुक्त को नहीं ला रहे हैं बल्कि किसी मेहमान को ला रहे हैं। हाँ वही। और बाकायदा जेल का ऐसे वो मुआयना हो रहा है कि जैसे लगता है कि वो हाजी मस्तान पकड़े जा रहे हैं कि छत पे काट करके जो है हवाई जहाज हेलीकॉप्टर को उड़ाना ले जाए उनको। वैसे किया जा रहा है कि जमाने में जब हाजी मस्तान पकड़े थे तो जेल पर जो है सलाखों का वो लगा दिया गया था कि अगर ये छत काट के उससे भी भागना चाहें तो न भागे। JF रिबेरो साहब थे, बहुत मशहूर थे उस वक्त, IPS अफसर, बहुत मशहूर, बहुत सख्त अफसर थे JF रिबेरो का नाम बॉम्बे में सुन करके लोग जो है घबरा जाते थे, बड़े बड़े बदमाश। और JF रिबेरो ही ने जा करके जो है पंजाब में जो है आतंकवादियों का खात्मा कर। तो ये चीज़ कि आप वहाँ से किसी को ला रहे हैं, तो हमको याद है कि हमें एक बार GRP इंस्पेक्टर में गया था किसी खबर के सिलसिले में, तो को मैंने देखा तो बड़ी तकलीफ में लॉकअप में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि अरे इतना अंधेरा, तकलीफ, उसमें हवा पानी नहीं है, कैसे सब रहते हैं। तो इंस्पेक्टर कहने लगे, सिंह साहब थे कोई, तो मुझसे कहने लगे देखिए ये जो है कैद, जेल, बंदी घर, ये यहाँ आप सुविधा की नहीं दी जाती, यहाँ इनको ऐसे ही रखा जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। अक्सर चलते चलते एक खबर है, हमारे पड़ोसी देशों में इस समय बड़ी उलटफेर हो रही है। बांग्लादेश में हुआ, अब नेपाल में शुरू हो गया है। वहाँ
एक जेनजेड होते हैं। जेनजेड वो होते हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, मतलब 26 साल से नीचे। जेनजेड का क्या मतलब? जेनजेड उस पीढ़ी को कहते हैं जो आफ्टर 2000 के पैदा हुई है। और नहीं, ये तो आप जेन और जेड का क्या मतलब? जेनजेड का मतलब यही होता है। इसका मतलब इसको यही डिफाइन यही किया गया जो इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुआ है, वाईफाई की दुनिया में पैदा हुआ है, 2000 के बाद पैदा हुआ है, वो जेनजेड श्रेणी में आता है। 26 साल से कम होंगे वो। तो हुआ क्या कि नेपाल सरकार ने वहाँ इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वो टिकटॉक तो है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब बंद कर दिया। आज पूरा बवाल हो गया। पूरा जेनजेड जितने थे 26 साल से कम, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, संसद को आग लगाई, प्रधानमंत्री भगे भगे घूम रहे हैं। 6 लोगों की मौत भी हुई है। हाँ, नहीं ज्यादा हो गई शायद, पहले 2 मरे थे, अब 6 मर गए। हाँ, यूट्यूब बैन का मामला है, आज रात से होगा वो। क्या कहेंगे सर? तो देखिए, वहाँ भी तख्ता पलट होगा क्या? हाँ, लगता यही है कि जिस तरह से वो लोग संसद में घुस गए और गेट पर चढ़ गए। बांग्लादेश में भी छात्रों ने किया था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो नेपाल ने कुछ किया है अमेरिका को लेकर के, क्या कुछ किया है उसने कारोबार के सिलसिले में, तो आमतौर पर छोटे मुल्क में, छोटे जो भी देश हैं, कंट्री हैं, वहाँ पर हमेशा बड़ा मुल्क जो है इस तरह की, जैसे बांग्लादेश में हुआ, वहाँ अमेरिका का हाथ था। एक गुट को फंडिंग होने लगी और देखते देखते आग लगी, मुजीबुर रहमान की गर्दन काट वाट के मूर्ति तोड़ ताड़ के फेंक दी और उनके बिटिया भाग के दे दिया। यहाँ युवा तो वैसे भी जानते हैं आप, किसी के समझाने वाले आपको मैं ये कहना चाह रहा था, संकेत देना चाह रहा था कि बड़ा मुल्क का मतलब अमेरिका, रूस, चीन, चाइना, इनसे उलझने पर आपका कोई इसी तरह का नुकसान, आपकी सत्ता जा सकती है, आपका देश जो है तबाही की तरफ बढ़ सकता है। बात सही कह रहे हैं। तो ये जो नेपाल में हो रही है, जो हुआ है, ये एक समय समझ लिए कि एक तरीके का वो शुभ संकेत नहीं है। ये मतलब ये कि कोई बहुत बड़ी घटना इसके पीछे हो सकती है। तो सरकार को इसमें यही चाहिए कि भाई क्यों बंद किया है ये सारे ऐप तो उन्होंने बंद कर दिए, तो लोग आकर मनोरंजन या अपना जो जानकारी या अपना जो काम करते हैं तो सब ठप पड़ जाएगा। एक दूसरे की इंफॉर्मेशन की दुनिया से एकदम वो ब्रेक हो जाएंगे। अब सर चलते चलते बशीर बस साहब की 2 लाइनें हैं जी कि मैं तमाम दिन का थका हुआ तो तमाम सब का जगा हुआ, मैं तमाम दिन का थका हुआ तो तमाम सब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूं। वाह वाह, बशीर बस क्या बात है, आज के लिए इतना ही। तेरे साथ शाम गुजार।